Hi investors, welcome to SOIC. So in today's business analysis, we'll be talking about a company that is a process chemistry expert. इस कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स एंड इस कंपनी का कुछ मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है. तो इस बिजनेस एनालिसिस को हमने 5 to 6 पार्ट्स में बांटा है. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस वील बी टॉकिंग अबाउट द मेंटल मॉडल. In the second part of the business analysis, we'll be talking about Laurus Labs business history. In the third part, we'll be talking about different product segments that Laurus Labs has. In the fourth part, we'll be talking about the key competitive advantage of Laurus Labs. In the fifth part, we'll be discussing what can be the thesis pointers of the stock. And in the last part, we'll be discussing sources of risk. And we'll also be talking about the financials and the valuations of the company and business direction कहाँ पे जा रहा है. Coming to the first part, that is a mental model. So there is a saying by Archimedes who says that give me a lever long enough and I will lift the world. So leverage is powerful, right? So there are 3 kinds of leverage that are there in the world today. तो पहली टाइप ऑफ लेवरेज कौन सी है वर्ल्ड में? दैट इज ऑफ ह्यूमन लेवरेज. ह्यूमन लेवरेज माने कि आपकी एक दुकान है, पहले आप दुकान पे सारे काम खुद ही करते थे, बट आपने 15-20 एम्प्लॉयज़ रख लिया, अब आपके सारे काम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं एंड आप सिर्फ बिजनेस के डायरेक्शन का, स्ट्रैटेजी का सोच रहे हैं, राइट? क्योंकि आप सारे काम खुद तो कर नहीं सकते. सेकेंड टाइप ऑफ लेवरेज दैट देयर इज इन द वर्ल्ड टुडे इज दैट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कि आपने बोरोइंग ले रखा है एंड आप किसी और के पैसे पे अपना बिजनेस चला रहे हैं. इसको किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे. बट जो थर्ड टाइप ऑफ लेवरेज है इन द वर्ल्ड टुडे, दैट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे. तो व्हाट हैपन्स इज, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि जब कभी भी आप नया प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट लगाते हैं, कभी भी आप नई फैक्ट्री लगाते हैं, तो होता क्या है यूजुअली कि आपका प्री प्रोडक्शन कॉस्ट उसके साथ ज़रूर आता है. एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक नई फैक्ट्री लगाई है, आपने एक न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाया है, क्योंकि आपको वहाँ के लिए भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपका खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी पे, एंड क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो P&L पे डेप्रिसिएशन का हिट आएगा. पर फर्स्ट ईयर में आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करते. आप कहते हैं कि 1 या 2 साल का समय लग जाएगा हमें रेवेन्यू जनरेट करने में. तो होता क्या है ऐसे बिजनेसेस में कि आपका प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा फिक्स हो जाता है, राइट? एंड जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन कि सेल्स कितनी आ रही हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस. तो एक बिजनेस की बात करते हैं हम. इस बिजनेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. तो यहाँ पे इनकी ईयर 0 में सेल्स थी 1 करोड़ की एंड प्री प्रोडक्शन कॉस्ट 18% पे फिक्स था. तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे इनका 18 लाख के आसपास था. मेरा जो उनका अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट वाज बिटवीन समवेयर क्लोज टू 72 लाख. तो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा इनका 72% के आसपास था. तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हुआ? दैट इज 18 लाख जो आपका प्री प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड है उतना प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 90 लाख हुआ. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख रुपीज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 10%. मेरा सेल्स कितनी थी? 1 करोड़ की. अब इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट करती है ये देखते हैं. तो ईयर 1 में, नेक्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में सेल्स ग्रू फ्रॉम 1 करोड़ टू 1.2 करोड़, माने सेल बढ़ गई 1 करोड़ से 1.2 करोड़ हो गई. पर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड ही था 18% पे, राइट? बट अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि हमेशा सेल का 72% रहता है, तो 72% ऑफ सेल्स इज 86.4 लाख रुपीज़ यहाँ पे. एंड टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हुआ? 1.04 करोड़. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ इस बारी? 15.6 लाख रुपीज़. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल से लेके इस साल तक एक्सपैंड हो गया. फ्रॉम 10% इट वेंट टू 13%. सिमिलरली उसके अगले साल क्या हुआ कि सेल 1.2 करोड़ से 1.44 करोड़ हो गई एंड प्री प्रोडक्शन कॉस्ट 18 लाख ही था, क्योंकि वो 18 लाख पे फिक्स था प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 72% पे फिक्स था, राइट? तो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 72% ऑफ सेल्स जो 1.44 करोड़ का 72% इज 1.03 करोड़. तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ 1.21 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 22.3 लाख रुपीस. पर इस बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपैंड कर गया, 13% से 15% के आसपास और आ गया. तो लॉरस लैब्स के केस में भी कुछ ऐसा हुआ है कि जब इन्होंने फॉर्मुलेशन का बिजनेस सेटअप करा था, तो उसकी हम बात करेंगे आगे वाले प्रोडक्ट सेगमेंट्स में, तो 2-3 साल के लिए यहाँ से कोई सेल जनरेट ही नहीं हो रही थी. एंड लॉरस लैब वॉज इंकरिंग प्री प्रोडक्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 100 to 150 करोड़ ईच एंड एवरी ईयर. एंड व्हाट लॉरस लैब्स वॉज डूइंग कि ये जितना भी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट था ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू एक्सपेंस कर रहे थे. कई कंपनीज बैलेंस शीट पे आके कैपिटलाइज कर लेती हैं, बट जो कंजर्वेटिव कंपनीज होती हैं, जो अकाउंटिंग अच्छी पॉलिसीज फॉलो करती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कॉस्ट को एक्सपेंस कर लेते हैं. नाउ कमिंग टू द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ लॉरस लैब्स. अब लॉरस लैब्स बनाई किसने थी, अब ये सारी चीज़ें हम समझते हैं.
So Laurus Labs was founded way back in 2006 by Dr. D. Satyanarayan Chava. डॉक्टर डी सत्यनारायण चावा ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एज अ रिसर्चर जॉब करी रैनबैक्सी के अंदर, एंड उसके बाद ही वेंट टू वर्क फॉर मैट्रिक्स लैब्स, जहाँ पे इन्होंने कुछ 8 साल के लिए काम करा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जो हमें काफ़ी अच्छी लगती है मैनेजमेंट्स के बारे में, या कभी भी किसी एंटरप्रेन्योर से आप मिलो तो डी सत्यनारायण चावा ने क्या करा कि वो मैट्रिक्स लैब के हर एक डिवीजन में उन्होंने काम करके देखा, एंड एट द एंड ही गॉट द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ CEO, दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्योंकि इन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करा है तो एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो जाता है, जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है। तो इन 2006 व्हाट हैपेंड ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द बोर्ड एंड डी सत्यनारायण चावा, तो डी सत्यनारायण चावा ने कंपनी छोड़ दी एंड ही सेटअप लॉरस लैब्स। अब लॉरस लैब्स जब इन्होंने सेटअप करी थी तो इन्होंने उसमें 60 करोड़ का सीड कैपिटल डाला था। एंड मोर ओवर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इनकी शुरू से ही फिलॉसफी क्या थी कि ये बोलते थे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड नॉट R&D ओरिएंटेड। उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग पहले आता है और R&D बाद में आता है। बट लॉरस लैब्स ने क्या करा कि पहले R&D पे फोकस करा, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे करा। तो जब इन्होंने कंपनी ओपन करी थी तो सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी कि सिर्फ 10 लोग ही मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ एम्प्लॉयज थे, एंड देयर वर 300 पीपल हु वर वर्किंग इन R&D, राइट। एंड 2007 में एप्टूएट करके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है USA, उन्होंने लॉरस लैब्स के अंदर क्लोज टू 410 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे एंड लॉरस लैब में काफ़ी अच्छा एक स्टेक अक्वायर कर लिया। दिस वॉज वॉट द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ लॉरस लैब्स लुक्स लाइक। बट द मेजर गेम चेंजिंग थिंग हैपेंड इन 2008 जब R&D करने के बाद लॉरस लैब्स एंटर्ड इनटू ARV APIs। ARV APIs क्या होते हैं बेसिकली? ARV APIs आर एंटीवायरल APIs। तो जो एड्स जैसी बीमारी है समथिंग लाइक HIV एंड ऑल, तो ARV APIs उनसे कॉम्बैट करने के लिए बने हैं। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एंड आज HIV पॉजिटिव केसेस LMIC कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। LMIC कंट्रीज आर योर लो मिडिल इनकम कंट्रीज, राइट। तो सबसे ज़्यादा आज HIV के केसेस 20% of the cases are found in South Africa and majority of the cases are in countries like Thailand, India and Brazil। तो यहाँ पे बार बार टेंडर भी निकलता है। तो जब हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे उसमें हम समझेंगे इसको एकदम डिटेल में। तो दिस वाज व्हाट द बिजनेस हिस्ट्री लुक्स लाइक। एंड सरप्राइजिंग थिंग टू नोटिस इज कि जब एप्टूएट ने लॉरस लैब्स के अंदर एक मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर करा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉरस लैब्स हैड अ रेवेन्यू ऑफ 8 लाख रुपीज़। एंड इफ आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट टुडे टू 2020, अगर मैं इसको सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करूं टिल 2020, तो रेवेन्यू 8 लाख रुपीज से कुछ 3000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो द ग्रोथ इन टॉप लाइन हैज बीन लिटरली माइंड बॉगलिंग। तो कौन सा सेगमेंट इस सेल को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा है, एक बारी उसके बारे में समझते हैं। सो लॉरस लैब्स हैज 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। तो फर्स्ट सेगमेंट है इनका API बनाने का, सेकेंड सेगमेंट है इनका फिक्स डोसेज फॉर्मुलेशन बनाने का, एंड लास्ट सेगमेंट है इनका क्रैम्स का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का वैल्यू चेन देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली हाउ इज अ मेडिसिन मेड? तो अ मेडिसिन इज मेड बाय स्टार्टिंग विद अ की स्टार्टिंग मटेरियल। तो हम एक की स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, उसके बाद उसमें इंटरमीडिएट ऐड होता है, फिर उसमें APIs आते हैं, देन समटाइम्स एक्सीपिएंट्स आर एडेड एंड देन वी गेट द फॉर्मुलेशन। तो लॉरस लैब्स का जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज देयर इन द API सेगमेंट, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एंड APIs के अंदर भी लॉरस लैब के पास 4 सब सेगमेंट्स है। एक बार समझते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट सब सेगमेंट है इनका दैट इज ऑफ एंटीवायरल APIs, राइट। एंड सेकंड सब सेगमेंट इज ऑफ ऑन्कोलॉजी APIs। थर्ड सब सेगमेंट इज ऑफ Hep C APIs एंड लास्ट सब सेगमेंट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक APIs, जो आपका एक और भी प्लेयर है डीवीज लेबोरेटरीज वो भी करता है। तो कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज ऑफ ARV APIs। तो व्हाट इज ARV? ARV इज बेसिकली एंटीवायरल APIs। तो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के साथ पूरी लाइफ टाइम रहते हैं। सपोज
फॉर एग्जाम्पल HIV, राइट? तो HIV इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, इट इज टर्म्ड एज अ क्रॉनिक डिजीज। तो दो टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती हैं, एक तो क्रॉनिक थेरेपी होती है और एक अक्यूट थेरेपी होती है। तो लॉरस ऑपरेट्स मेजरली इन क्रॉनिक थेरेपी, माने वो ऐसी दवाई बनाते हैं जो पूरी जिंदगी आदमी को लेनी पड़ती है, वो यहाँ फिर क्रॉनिक डिजीज ही है। एंड डिफरेंस क्या एंटीवायरल एपीआईज में कि यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तो बहुत चाहिए, एंड फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल चाहिए। उसको हम समझेंगे कैसे। एंड मोर ओवर, अगर हम एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन का देखेंगे, जिसको हम दवाई कहते हैं, अगर हम एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन का कॉस्ट देखेंगे तो 20 to 25% कॉस्ट कम्स फ्रॉम एपीआई। बट ARV API या फिर एंटी वायरल API के केस में क्या होता है कि यहाँ पे 70 to 75% ऑफ द कॉस्ट कम्स फ्रॉम द API। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा हाई है API की साइड से, एंड कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो मोर ओवर व्हाट इज हैपेंड ओवर द ईयर्स कि एड्स या फिर जो HIV जो डिजीज है, तो दैट हैज़ मोर और लेस बीन मोर प्रेवलेंट इन द LMIC कंट्रीज। LMIC माने लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इन कंट्रीज के अंदर पीपल कैन नॉट ईजिली अफोर्ड द मेडिसिन, क्योंकि लोग इन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टार्ट करे हैं विच हेल्प इन प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज मेडिसिन। तो पहला जो बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोग्राम कैरी आउट कर रहा है, द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ग्लोबल फंड। एंड व्हाट ग्लोबल फंड इज डूइंग राइट नाउ, दैट ग्लोबल फंड ऑपरेट्स इन 150 countries and it has pledged close to $4 billion for fighting HIV, TB and malaria, right? And the second such organization is President's Emergency Plan for AIDS Relief, that is your PEPFAR. PEPFAR also operates in 50 countries and it has already spent close to $85 billion on AIDS funding itself, right? तो दो ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ आता है। एंड जो थर्ड सोर्स है दैट इज फ्रॉम इन कंट्री टेंडर्स, जहाँ से 50% फंडिंग आती है ARV APIs के लिए। तो ओवरऑल स्पेंडिंग विच हैज बीन डन ऑन HIV ट्रीटमेंट इज क्लोजर टू $75 billion विच हैज ऑलरेडी बीन डन। तो दीज आर द थ्री सोर्सेज जहाँ से ये होता है, एंड दीज टेंडर साइकिल्स यूजुअली वर्क इन 3 year टाइम फ्रेम, माने 3 साल के टाइम फ्रेम में ये टेंडर साइकिल्स काम करती हैं। तो लॉरस लैब का ARV API में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी पूरा है एंड सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी पूरा है। तो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि देयर आर 2 lines ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज द वन विच इज मोर फेवर्ड कंपेयर टू द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फर्क क्या है दोनों के बीच में कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज चीपर एंड मोर इफेक्टिव, whereas second line of treatment is a little more expensive, and जब first line of treatment fail हो जाता है तभी ही एक पेशेंट को सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाता है। तो एक बार यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम इनके ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन से बनाते हैं। लॉरस लैब्स टुडे हैज द इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ ARV APIs, माने कोई भी अगर ARV API तो लॉरस लैब्स इस टाइम पे बना रहा है। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन सा है? फर्स्ट लाइन में आता है टेनोफोवीर, सेकेंड कौन सा है? EFE नाम के से इसको जानते हैं। थर्ड वन इज एमसिटाबीन, फोर्थ वन इज लैमिविडीन एंड फिफ्थ वन इज DTG। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ APIs। सेकेंड लाइन ऑफ APIs जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं लोपिनावीर, समथिंग लाइक एग्जाम्पल्स। सो वन इज ऑल्सो नोन एज DAवीर, राइट? एंड न्यू APIs इसके अंदर कौन से आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, टेनोफोवीर के नाम से, एंड द सेकेंड वन इज बिक्टोग्रावीर के नाम से। सो दीज आर योर ARV API बास्केट। एंड what is important to realize over here is कि Laurus Labs is supplying to most of the formulation producers in the world today. माने Laurus Labs is supplying to customers like Aurobindo Pharmaceuticals. Laurus Labs is also supplying to Mylan, and जितने भी जो भी एंड ARV API के फॉर्मुलेशन प्रोड्यूसर हैं, जो भी इनकी दवाई बेचते हैं टेंडर्स में, ऑल ऑफ देम आर की क्लाइंट्स ऑफ लॉरस लैब्स API डिवीजन। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि लॉरस लैब का कंपेटिटिव एडवांटेज स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट दिस इज अ प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2010 तक लॉरस लैब को लोग सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी मानते थे। इस API का क्या नाम था? EFE नाम से इस API का नाम है। एंड लॉरस लैब यूज्ड टू थिंक दैट लॉरस लैब्स इज पीपल यूज्ड टू थिंक इट इज स्टिल अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज कि EFE के अंदर लॉरस लैब ने प्रोसेस इनोवेशन करी, जिससे इन्होंने जो करंट जो लोग प्लेयर्स थे मार्केट में उनको डिसरप्ट करा। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि क्लोज टू 60% कॉस्ट रिडक्शन करी लॉरस लैब्स ने EFE के API में से, फ्रॉम अ बेस ऑफ 100 रुपीज टू समवेयर बिटवीन 40 to 45 रुपीज। एंड ऐसा हुआ क्यों? प्रोसेस देखते हैं इन्होंने कैसे डिसरप्ट करा।
तो एक कंपाउंड था डी इथाइल जिंक के नाम से, जो बाहर से इंपोर्ट होता था पर किलो समवेयर बिटवीन $80 पर किलो। तो लॉरस लैब्स ने क्या करा कि प्रोसेस इनोवेशन करा, क्योंकि R&D पे शुरू से ही बहुत स्पेंड करते थे। सो दे डिस्टरप्टेड द इंटायर प्रोसेस। तो इन्होंने यहाँ पे 2 न्यू कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से इस API को कॉस्ट इस API को बनाने का कॉस्ट था वो 50 to 60% से गिर गया। दिस इज वाई आई कीप ऑन कॉलिंग लॉरस लैब्स अ प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बाकी सारे APIs में भी लॉरस लैब ने ये चीज इंप्लीमेंट करी है। देयर आर 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इन ARV API। तो पहली चीज है कि अगर हम ARV APIs का कवरेज देखेंगे तो क्लोज टू 70% कवरेज आ चुका है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि बाय 2025 हम 90% तक कवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्योंकि ये टेंडर ड्रिवन बिजनेस है एंड दिस इज अ नीड ऑफ द आवर फॉर HIV पेशेंट्स, तो यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर भी काफी ज्यादा आ रहा है। तो वो प्लेयर्स जिनके पास प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्टीज नहीं है, या जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, या जो फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेशंस बेच रहे हैं और APIs नहीं बेच रहे, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एंड मोर ओवर दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 3%। तो जो इनका ARV API का डिवीजन है, यहाँ पे 3 to 4% अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एंड सिंस दे हैव बीन टेकिंग मार्केट शेयर अवे, सो आई एक्सपेक्ट दिस बिजनेस टू बी अ कैश काउ, जहाँ पे 8 to 10% के आसपास ग्रोथ आते रहेगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर हम इनकी यहाँ पे ARV API की सेल्स देखते हैं, तो ARV API की सेल्स हैज बीन कंसिस्टेंटली अबव 1000 करोड़, बट 2020 में हमें दिखेगा कि द सेल्स हैव डिक्लाइंड। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? तो इनका जो की API है बाय द नेम ऑफ EFV, तो EFV जिसमें इन्होंने कॉस्ट एक्सपर्टीज अचीव कर ली थी एंड दे हैड अ 60% वर्ल्ड मार्केट शेयर। हुआ क्या कि 2019 में रिसर्च पेपर्स वो कैरिड आउट, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और पता लगा कि जो DTG करके API है उसका जो एफिकेसी है, माने जो उसके API का असर है पेशेंट पे, दैट इज बेटर देन EFV। तो ओवरनाइट द मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम DTG टू EFV। तो मार्केट शिफ्ट हो गया एंड दिस इज व्हाई वी कैन सी द डिक्लाइन इन सेल्स फ्रॉम 2019 to 2020। But what is also interesting to notice is कि in the conference call the management has also pointed कि even in DTG इनका प्रोसेस बनाने का ऐसा तरीका उसको कि जिससे अगेन दे आर वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो दिस रिमेन्स इंटरेस्टिंग टू बी सीन कि DTG के अंदर इनका कितना मार्केट शेयर आता है, क्योंकि 2021 में पोटेंशियली व्हाट कैन हैपन इज कि देयर सेल्स इन ARV API बिजनेस विल रिवर्ट बैक टू मीन, क्योंकि अगर DTG में भी ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, इनके पास प्रोसेस एक्सपर्टीज है, तो again they will capture more market share in this business too. Now coming to the second sub segment in the API business, that is of oncology APIs. So what is oncology? Oncology is basically active pharmaceutical ingredients which are meant for cancer, right? Cancer नाम की disease के लिए। Again this is a chronic disease and chronic ailment है, तो कोई भी अगर ये दवाई खा रहा है तो उसको लंबे समय के लिए खानी पड़ती है। And moreover oncology APIs में क्या important चीज़ है हमें realize करना कि oncology APIs में these APIs are very high in cost but very low in volume। माने ये low volume high in value प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कॉस्ट कभी कभी $300 पर किलो होता है एंड मैक्सिमम इट गोज टिल $30,000 पर किलो। एंड लॉरस लैब्स का यहाँ पे 2 की APIs है जो हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से 2 हैं। इसमें से जो इनका सेकेंड API है, इसमें इनका इनका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज समवेयर बिटवीन 3,000 to 3,500 रुपीज पर किलो, वेयरएज इन द फर्स्ट API देयर सेलिंग प्राइस इज समवेयर बिटवीन $350 पर किलो। एंड इन 2 API से इनका 90% ऑफ द सेल जनरेट होता है ऑन्कोलॉजी बिजनेस में। एंड गोइंग फॉरवर्ड इवन इन ऑन्कोलॉजी बिजनेस अगर हम इनका यहाँ पे सेल्स देखते हैं तो मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर अ रिलेटिवली फ्लैटिश रेवेन्यू इन ऑन्कोलॉजी बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे 8 to 9% से ज़्यादा ये ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, डिस्पाइट कि ऑन्कोलॉजी थेरेपी जो है सारी थेरेपीज में से सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। एंड मोर ओवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन ऑन्कोलॉजी सेगमेंट ऑफ देयर APIs इज कि यहाँ पे इनका EBITDA मार्जिन इज समवेयर लाइकली टू बी मोर देन 25%, कि EBITDA मार्जिन 25% से ज़्यादा हो सकता है। whereas in ARV API बिजनेस इनका EBITDA मार्जिन 18 से 20% के बीच में हो सकता है,
right? So coming to the third API business which they have is that of Hep C API business, that is hepatitis C. तो hepatitis C is not is also a chronic ailment, but कभी कभी 90 days में ही वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है पूरा पेशेंट के लिए. एंड मोर ओवर व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन ARV APIs एंड Hep C APIs, एक बार ही उसको देखते हैं. तो Hep C APIs में क्या होता है कि दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलेटेड प्रोडक्ट, ये रेगुलेटेड मार्केट्स में इतना नहीं है, वेराज ARV API आपको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं. एंड सेकेंड थिंग टू रियलाइज इज कि Hep C APIs में बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन है, वेराज एंटीवायरल APIs के अंदर इतना ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन नहीं है. अगर हम EFE में देखें तो लॉरस लैब्स का 60% मार्केट शेयर था, वेराज DTG के अंदर भी देर आर ओनली 10 to 12 प्लेयर्स एंड लॉरस लैब्स का मार्केट शेयर अच्छा हो सकता है. Third key difference which is there between Hep C and antiretroviral therapy is that the patient pool in antiviral APIs is increasing, whereas Hep C के अंदर patient pool is going down, right? And one more thing to remember is कि usually Hep C के अंदर patient is cured in 12 weeks, whereas जो ARV API है वो किसी को पूरी जिंदगी भर खानी पड़ती है, बिकॉज दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज इन नेचर. Hep C API में they did a tie-up with Natco Pharma on profit sharing basis, but what has happened is that this business segment is in terminal decline. तो जैसे हम यहाँ की sales देख सकते हैं कि that their sales have been declining in Hep C APIs over the years. तो we do not expect or we do not think that this business is going to do something big in the future, and this therapy area जो इनका API है that this will moreover decline in the coming times. Their last segment in the API business is that of कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक APIs. तो ये और भी तरीके के APIs बनाते हैं, एंटी डायबिटिक APIs बनाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर APIs बनाते हैं. एंटी डायबिटिक माने जो डायबिटीज़ की दवाई है उसका API, और कार्डियोवैस्कुलर माने जो हार्ट के डिजीज़ है उसके लिए API बनाते हैं. एंड मोर ओवर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. तो इनका यूरोप में एक की कस्टमर है फॉर विच दे मैन्युफैक्चर API बाय द नेम ऑफ Montelukast, and moreover contract manufacturing of APIs, this business has been growing in a very strong way for them. क्योंकि जो चाइनीज डिस्ट्रप्शन हो रही है, चाइना से सप्लाई चेन इंडिया मूव कर रही है, उसमें दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दीज ट्रेंड्स. पूरे API बिजनेस में ही इस बिजनेस का बेनिफिट आ रहा है. एंड मोर ओवर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम इनकी सेल्स देखते हैं तो देयर सेल्स आर ग्रोइंग एट अ वेरी ब्रिस्क पेस. एंड इस बिजनेस सेगमेंट में वी थिंक कि अपार्ट फ्रॉम ऑन्कोलॉजी API, जो ARV API बिजनेस है उससे ज़्यादा मार्जिन इस बिजनेस सेगमेंट में. तो गोइंग फॉरवर्ड दिस बिजनेस कैन बी अ रियल बिग ड्राइवर ऑफ सेल्स फॉर देम, राइट? क्योंकि दिस इज अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. So this is the first division of Laurus Labs, that is of active pharmaceutical ingredients. Coming to the second business division, that is of formulations. तो 2015 में what Laurus Labs did that they did forward integration, कि ये सिर्फ पहले API बनाते थे एंड API के बाद अब ये फॉर्मुलेशंस के अंदर भी आ गए, राइट? एंड 2015 में दे सेट अप अ प्लांट फॉर समवेयर बिटवीन 2 बिलियन टैबलेट्स पर ईयर. एंड फिर उसके बाद प्लांट को इन्होंने स्केल अप कर दिया था टिल $5 बिलियन टैबलेट्स पर ईयर. अब यहाँ पे हमारा मेंटल मॉडल प्ले आउट करेगा. व्हाट इज द मेंटल मॉडल? दैट इज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. तो हुआ क्या था, क्योंकि आप नया प्लांट लगा रहे हैं तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट आपके होते ही होते हैं, एंड मोर ओवर रातों रात आपका प्लांट कैन नॉट ऑपरेट एट फुल यूटिलाइजेशन. तो व्हाट हैपेंड इन फॉर्मुलेशन बिजनेस वाज कि इनका प्री प्रोडक्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट वाज ऑलवेज एट 100 to 150 crores, एंड ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट दे वर एक्सपेंसिंग थ्रू देयर P&L, माने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू हमेशा एक्सपेंडिचर दिखा रहे थे. ये बैलेंस शीट पे उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, उसको एज एन एसेट नहीं दिखा रहे थे, विच इज वेरी कंजर्वेटिव अकाउंटिंग इन आवर ओपिनियन. एंड यहाँ से रेवेन्यूज इतना इनका भी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं उनसे अभी रेगुलेटरी अप्रूवल ले रहे थे. तो व्हाट हैपेंड इन दिस बिजनेस वाज कि दिस वाज एन ऑपरेटिंग लेवरेज टिकिंग टाइम बॉम्ब. तो यहाँ पे अगर हम इनके कॉन कॉल के स्निपेट्स देखते हैं तो किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका 2000 करोड़ का एसेट बेस है तो उसमें से अभी कितना एसेट आपका अनयूटिलाइज्ड है. सो देयर आंसर वाज समवेयर बिटवीन 800 करोड़ ऑफ एसेट्स आर स्टिल अनयूटिलाइज्ड. दिस हैपेंड वे बैक इन FY18 FY19 कॉन कॉल्स. FY17 की कॉन कॉल्स में इन्होंने ये चीज़ बताई है. एंड मोर ओवर फॉर्मुलेशन बिजनेस इनका 400 करोड़ के आसपास उस एसेट बेस में था. माने अगर आपका बैलेंस शीट पे 2000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं, उसमें से 800 करोड़ के एसेट्स तो कोई सेल्स जनरेट ही नहीं कर रहे थे. दैट इज क्लोज टू 40%. सो लॉरस लैब्स सिंस 2017 to 2018 हैज बीन अ
टिकिंग टाइम बॉम्ब इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर किसी को ये पढ़ना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें कैसे प्ले आउट करी है, जस्ट लुक एट द लास्ट 4 क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट जब इनके फॉर्मुलेशन बिजनेस से रेवेन्यू आना चालू हो गए। एक बार हम इनके फॉर्मुलेशन बिजनेस का सेल्स देखते हैं। तो फ्रॉम जीरो इन 2017 एंड 2018 their sales grew to 55 crores and अब 55 करोड़ से मोर देन 800 करोड़ की सेल हो चुकी है रिसेंट FY20 में। एंड FY21 में इन्होंने और भी डी बॉटल नेकिंग का और भी एक इनिशिएटिव लिया है जिसकी हम कैपेक्स प्लान्स में बात करेंगे। मोर ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन फॉर्मुलेशन बिजनेस इज कि यू वुड आस्क कि व्हाई फॉर्मुलेशन बिजनेस। आंसर इज सिंपल, बिकॉज लॉरस लैब्स अगेन इज अ प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्ट एंड दे विल ओनली गो इनटू द बिजनेस जहां पे ये बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड है। माने फॉर्मुलेशन बिजनेस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर देम एंड दे आर ऑलरेडी मेकिंग द API ऑफ द फॉर्मुलेशन टू। दिस इज व्हाट देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी इज इन अ नटशेल। तो फॉर्मुलेशन में वेंचर करना वॉज क्वाइट कॉमन सेंस फॉर देम। एंड मोर ओवर फॉर्मुलेशन बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन आर एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, क्योंकि APIs तो आप इन हाउस ऑलरेडी बना रहे हो। तो फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी दे आर सर्विंग 2 मार्केट्स। First market is the regulated market and second market is the LMIC market. So coming to the first segment of their formulation business, that is in regulated markets. So this is 1/4 of their formulation business. अगर 825 crores का odd sale है तो उसमें से 1/4 comes from the formulation business. And important thing to realize is कि जो regulated markets हैं, these are your markets like USA, Canada, Europe. These markets have higher margins as compared to LMIC market. LMIC का क्या full form था? Low middle income countries, जहाँ आपकी countries like South Africa, Brazil, these all fall in low middle income countries. तो यहाँ पे Laurus Labs has one big customer from Europe to which Laurus is supplying 1 billion tablets per annum. तो यहाँ पे higher margin business भी है and एक customer है यूरोप से जिसको ये 1 billion tablets per annum supply ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग टू रियलाइज इज कि यहाँ पे भी इनका स्ट्रैटेजी इज ऑफ इंटीग्रेशन। इफ समवन आस्क यू कि लॉरस लैब का सीक्रेट सॉस क्या है, सो देर आर ओनली 2 सीक्रेट सॉस। फर्स्ट वन इज कि दे ट्राई टू लोअर द price of the API which they are making through process chemistry, and second one is ki they only launch formulations where they are totally integrated, which is what we have found too. थर्ड पॉइंट इज कि लॉरस लैब ने प्रीगैबलिन नाम का एक फॉर्मुलेशन लॉन्च करा था विद राइजिंग फार्मा एंड प्रीगैबलिन इज यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी। तो ये दवाई एपिलेप्सी के लिए यूज होती है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी रियलाइज करना कि जो लास्ट ईयर फाइजर करके कंपनी है उसका ये ड्रग ऑफ पेटेंट चला गया था बाय द नेम ऑफ लाइरिका एंड दिस कंपनी लॉस्ट क्लोज टू 70% सेल्स, क्योंकि होता गया कि जैसे ही आपका ड्रग ऑफ पेटेंट जाता है तो उसका कॉपी कैट ड्रग आ जाता है जो लॉरस लैब्स ने मार्केट में लॉन्च करा था। तो सुवेन फार्मास्यूटिकल की जो इन्वेस्टी कंपनी है राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स, उसके साथ लॉरस लैब्स ने लॉन्च करा था एंड लॉरस हैज ऑलरेडी अ मिड टीन्स मार्केट शेयर इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी. Moreover, they have also launched metformin for US markets, and metformin is again meant for डायबिटीज। तो यहाँ पे भी दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड बाय मेकिंग API टू। तो ये API भी बना रहे हैं और उसकी दवाई भी बना रहे हैं। तो दिस इज व्हाट देयर स्ट्रैटेजी इज। दे हैव आल्सो रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर्मुलेशन बाय द नेम ऑफ हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, जो अभी हम देख रहे थे काफ़ी फेमस हो रही थी, कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही थी। तो वहाँ पे भी ये API इन हाउस ही बना रहे हैं। एंड मोर ओवर इफ यू लुक एट द लास्ट वन इज दैट ऑफ टेनोफोवीर। तो इन्होंने टेनोफोवीर में क्या करा है कि जो इनका ANDA था इन्होंने कासी फार्मा को दे दिया है, विच विल अलाउ कासी फार्मा टू मार्केट द फॉर्मुलेशन इन चाइना। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये इनकी रेगुलेटेड मार्केट में स्ट्रैटेजी थी। नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रैटेजी इन द अनरेगुलेटेड मार्केट्स, दैट इज योर LMIC कंट्रीज। तो लॉरस इज डूइंग CMO ऑफ TLD फॉर साउथ अफ्रीकन एस्पेन। माने ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं TLD नाम के एक प्रोडक्ट की फॉर साउथ अफ्रीकन कंपनी बाय द नेम ऑफ एस्पेन। यहाँ पे समझते हैं कि ये TLD है क्या। तो मैंने आपसे बात करी थी एक API का नाम था जिसका नाम था DTG। तो जो DTG API यूज हो रहा है जिस दवाई के अंदर उसका नाम TLD है। तो यहाँ पे 3 API के कॉम्बिनेशन से ये दवाई बनती है जिसका नाम TLD है।
and they also have the global fund approval for TLD. Secondly, इस market में there are only 3 players and total size of this market is $400 million in LMIC countries and Laurus is fully integrated. Second important thing to remember is कि Laurus has got the approval to launch TLE 400 and TLE 600. अब यहाँ पे क्या हुआ था जो हमने अभी देखा था 2020s में कि जो आपका EFV नाम का ड्रग है तो दैट मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम DTG टू EFV, राइट. तो यहाँ पे एक बार हम वापस देखते हैं कि व्हाट लॉरस हैज डन इसकी, क्योंकि मार्केट शिफ्ट तो 100% हुआ है बट EFV हैजंट टोटली गॉन आउट ऑफ मार्केट. तो अभी 70-30 मार्केट है. 70% बिलोंग्स टू फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन DTG whereas 30% बिलोंग्स टू फॉर्मुलेशंस बेस्ड ऑन EFV. क्योंकि लॉरस लैब्स वर्ल्ड का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है EFV का, इस वजह से इन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया TLE 400 और TLE 600 में. एंड दिस मार्केट साइज इज ऑल्सो ऑफ $300 मिलियन. एंड इस मार्केट साइज में भी क्या है $300 मिलियन के कि $200 मिलियन का पोटेंशियल TLE 400 के फॉर्मुलेशंस में है, जो मतलब TLE 400 की दवाई में, एंड $100 मिलियन का मार्केट पोटेंशियल TLE 600 के अंदर है. One more major thing to realize over here is कि what are the major differences between TLE 400 and TLE 600. So in Q1 FY21 Laurus recently got the approval of for TLE 400 and TLE 600. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रियलाइज करना, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करनी, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर यहीं से आने वाला है. तो देर आर ओनली 2 approvals in TLE 400 and Laurus has got the third. माने यहाँ पे competitive intensity इतनी ज़्यादा नहीं है, right? And the market has shifted from TLE 600 to TLE 400. माने 600 का मतलब क्या है? 600 milligrams of serving. Whereas what is TLE 400? That is 400 milligrams of serving. तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता लगा था कि अगर 600 to 400 milligrams of serving पे भी चले जाएं तो दवाई का असर would be the same, formulation का efficacy would be the same. And moreover, TLE 400 is formulated with 400 milligram dose of EFE, whereas 600 milligram for TLE 600. एंड TLE 400 का फ़ायदा क्या है कि जो भी वुमेन पेशेंट्स है विद HIV तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट गेन ऑब्जर्व हो रहा था व्हेन दे वर ऑन द DTG ट्रीटमेंट. DTG माने जो हमने API की बात करी थी DTG, तो अगर वो उसके ट्रीटमेंट थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा था. whereas TLE 400 विच इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ API बाय द नेम ऑफ EFE जिसकी हमने बात करी थी, वहाँ पे ज़्यादा वेट गेन ऑब्जर्व नहीं हो रहा था. तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रियलाइज़ करना, क्योंकि FY21 में जो भी फॉर्मुलेशन बिजनेस की ग्रोथ आने वाली है, जो भी न्यू कैपेसिटी से आएगी, दैट विल बी फॉर TLE 400 एंड TLE 600. वेयरएज जो DTG बेस्ड APIs है वहाँ से भी फॉर्मुलेशन का ग्रोथ तो आ ही सकता है. So coming to the next business segment, that is of contract research and manufacturing services and the ingredient business. तो हम पहले ingredients business से start करते हैं. तो ingredient business में भी 3 sub segments हैं. First one is the manufacturing of nutraceuticals, second one is manufacturing of cosmeceuticals, and third one is extraction of natural ingredients. तो nutraceuticals होते क्या हैं? तो basically nutraceuticals are terms which are used to describe nutritionally functional food. तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप घर पे याकुल्ट पीते हैं तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, तो उसको दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रिस्यूटिकल, राइट. एंड न्यूट्रिस्यूटिकल्स की कंजम्पशन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये लोग मान रहे हैं कि अगर हम पहले ही जो बाद में डिजीज आने वाली है अगर हम उसको थ्रू हेल्दी फूड ही फिक्स कर दें तो बेटर रहेगा. तो दैट इज वाई द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिस्यूटिकल इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, राइट. एंड दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स which are more than food but less than pharmaceuticals, right? मतलब फूड और फार्मा के बीच में कहीं पे लाई करते हैं. एंड इंडियन न्यूट्रिस्यूटिकल जो आज मार्केट है that is estimated to be around $4 billion in 2017 and that is growing at a CAGR of 21% compounded. तो माने वो compounded annual growth rate of 21% पे ग्रो कर रही है and by 2022 it will nearly double in size. तो apart from Laurus Labs, another company which does manufacturing of nutraceutical is Divi's Lab. उनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है न्यूट्रिस्यूटिकल का. एंड कमिंग टू देयर इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्शन बिजनेस, तो यहाँ पे दे हैव डन अ टाई अप विद C2 Pharma. अब C2 Pharma का इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग टाई अप है. तो what C2 Pharma does is that C2 Pharma produces digoxin which is extracted naturally. What is digoxin? तो digoxin basically क्या है कि ये एक API है
जो प्लांट के अंदर से एक्सट्रैक्ट होता है, राइट, एंड इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिकली. एंड डिगॉक्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर्स एंड abnormal heart rhythms. It helps the heart work better and control heart rate. एंड जब 2014-2015 में C2 फार्मा ने टेक ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया था लॉरस लैब को, तो लॉरस लैब ने अपने यूनिट 4 में C2 फार्मा के लिए एक डेडिकेटेड यूनिट लगाया था. एंड दे डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर दिस कंपनी C2 फार्मा. एंड अपार्ट फ्रॉम लॉरस लैब, नोबिलिस इंटरप्राइजेस करके दूसरी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. सो दिस वाज ए न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस एंड एक्सट्रैक्शन बिजनेस. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ CRAMS एंड CDMO बिजनेस, जो इनका आज शायद से सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस है. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद देयर सेल्स. अगर हम इनके सेल्स देखते हैं CRAMS एंड CDMO बिजनेस में, सो देयर सेल्स हैव बीन ग्रोइंग एट मोर देन 20 to 25% प्लस केगर, राइट, क्योंकि यहाँ पे 50% ऑफ द सेल्स coming from their key contract by the name of Aspen. तो Aspen के साथ हम इनका एक बार कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं. तो with Aspen, Laurus entered into an agreement, and this agreement relates to supply of 10 products, जिसमें Laurus Lab would be manufacturing and supplying hormonal intermediates and APIs to Aspen, and one manufacturing block in Unit 1 and Unit 5 are dedicated to Aspen. तो माने 50% इनका जो CRAMS और CDMO का भी बिजनेस है, that is coming from Aspen. and यहाँ पे इनका margins would be very very interesting, because how do we know this? Because we have रेड हाइकल. तो हाइकल के अंदर क्या हो रहा था कि उनके भी मार्जिन्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि जो की रॉ मटेरियल है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज समटाइम्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर हिमसेल्फ. तो हाइकल में काफ़ी सालों के लिए ऐसा चल रहा था, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स चेंज हो गया, जिसकी वजह से मार्जिन्स एकदम बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर गया. बट वेराज यहाँ पे इनका जो एस्पेन के साथ टाइप है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस मार्जिन्स. तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस बिजनेस. एंड मोर ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस बिजनेस इज कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस. अगर किसी को भी इस बिजनेस को बहुत इन डेप्थ समझना है तो आप हमारी सिंजीन वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पे हमने CRAMS बिजनेस प्रोजेक्ट वाइज समझाया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के. तो इस टाइम पे लॉरस लैब्स इज मैन्युफैक्चरिंग क्लोज टू 4 कमर्शियल प्रोडक्ट्स, 4 कमर्शियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड दे आर 47 एक्टिव प्रोजेक्ट्स. एंड मोर ओवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज कि Q4 FY21 में ये और कमर्शियल सप्लाईज देंगे फॉर कमर्शियल इंटरमीडिएट्स. तो यहाँ पे इनका मार्जिन वुड बी अ लॉट हायर इन द Q4 ऑफ FY21. तो लास्ट ईयर भी Q4 में दिया था, एंड आई थिंक सो उसके लास्ट ईयर भी Q4 में दिया था. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो भी बैच वाइज प्रोडक्शन होती है. तो अभी 4 कमर्शियल यूनिट्स हैं, एंड दिस बिजनेस हैज बीन गेनिंग स्ट्रीम, एंड इट इज अ की पार्ट ऑफ दिस थीसिस. So these are the different business segments of Laurus Labs, and now let's discuss the thesis points. तो थीसिस पॉइंट्स में सबसे पहले कैपेक्स को डिस्कस करते हैं. तो अब जो भी कैपेक्स लॉरस लैब्स में होने वाला है, पहले सारा ग्रीन फील्ड कैपेक्स था, पर अब जो भी कैपेक्स होएगा दैट इज अ ब्राउन फील्ड कैपेक्स. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो हमने वेरिएंट परसेप्शन वाली वीडियो में बात करी थी, कि ब्राउन फील्ड कैपेक्स इज ऑलवेज रिटर्न अक्रीटिव. माने यहाँ पे ROC आपके मार्जिन्स वुड ऑलवेज बी बेटर देन अ ग्रीन फील्ड कैपेक्स. तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन फैसिलिटी को ये कुछ नियरली 80% से एक्सपैंड कर रहे हैं. तो 5 बिलियन टैबलेट्स पर एनम से 9 बिलियन टैबलेट्स पर एनम लेके जा रहे हैं. तो ब्राउन फील्ड कैपेक्स हो रहा है, राइट. एंड सेकेंडली व्हाट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ दिस इज दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर रिएक्टर वॉल्यूम कैपेसिटी. तो अभी कुछ 4 मिलियन लीटर कैपेसिटी है, जिसको ये 5 मिलियन लीटर पे लेके जा रहे हैं. तो माने API की भी कैपेसिटी है क्लोज टू 20% से बढ़ा रहे हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दिस कैपेक्स वुड बी ब्राउन फील्ड, एंड दिस इज मोर रिटर्न accretive. I think we read somewhere कि next 2 years में they have a capex of 650 to 700 crores planned, and majorly that would be in brownfield. तो returns would sustain. तो अगर इनका हम Q1 of FY21 में ROC देखें तो ROC ऑलरेडी 32% के आसपास आ चुके हैं, whereas historically इनका ROC काफी कम ही था. Second thesis pointer is that this company is a process chemistry expert.
which makes them the lowest cost producer. तो you expect them to win business in formulation too, कि formulation वाले business में क्योंकि API में process chemistry expert है तो formulation में भी ये market share win करते रहेंगे, right? This is the second thesis pointer. The third thesis pointer is that the product mix will change over the years. कि अगर आज ऑलरेडी 400-450 करोड़ का आपका क्रैम्स बिजनेस आ चुका है तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है तो इट इज पॉसिबल कि दिस बिजनेस विल ग्रो क्लोज टू 1000 करोड़. तो कुछ 1000 करोड़ के आसपास इस बिजनेस के अंदर सेल्स आ सकती है, मे बी 3 to 4 years डाउन द लाइन. तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी चल रहा है. द फोर्थ थिंग टू रिमेंबर इज कि फॉर्मुलेशन बिजनेस से में भी अगर रेगुलेटेड मार्केट से इनका बिजनेस पोर्शन इंक्रीज होता है तो रेगुलेटेड मार्केट्स में मार्जिन्स आर हायर. तो फॉर्मुलेशन बिजनेस के अंदर ही बिजनेस मिक्स इंप्रूव हो सकता है और मार्जिन्स कुड बी हायर, राइट? And fifth point of your thesis could be that there is non-linear growth in CRAMS business. तो हमने पहले ही जैसे ही बात करी थी CRAMS business में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है तो अगर non-linear growth आ जाती है CRAMS business में तो they can like double their top line in CRAMS business in next 3 to 4 years. अगर आज 400 to 450 करोड़ है, next 3 to 4 years में potentially it could reach between 800 to 1000 crore. So this is what your thesis in Laurus Labs could be. And important thing to remember is कि ये तो thesis के points थे and इससे भी ज़्यादा क्या आपको important remember करना है जो वॉरेन बफेट बोलते हैं that the business is not a static picture, it is an evolving movie. कि आपको हमेशा आप जब पैसा कमाएंगे आप पास्ट पे नहीं कमाएंगे, आप हमेशा फ्यूचर में कमाएंगे. तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा सर स्टॉक तो ऑलरेडी 3 to 4x हो चुका है. बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि अगर आपने नहीं ले रखा स्टॉक और आप इन्वेस्टर हैं तो आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में टुमारो क्या हो सकता है. तो व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन इन द बिजनेस 5 years डाउन द लाइन इज कि क्रैम्स बिजनेस आपका सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस बन जाएगा. फॉर्मुलेशन का रेवेन्यू कैन नियरली डबल इन नेक्स्ट 1 to 2 years. अगर ARV API कंसिस्टेंट भी रहता है तो योर प्रॉफिटेबिलिटी मे बी इन नेक्स्ट 12 to 24 months can literally double because brownfield capex is also lined up. This is not a recommendation, this is only meant for education purpose. I'm just asking you to think कि आपको पुराने 1-2-3 महीने का प्राइस भूल जाओ कि क्या हुआ है. आज आप बिजनेस खरीदने आए हो एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन कि क्या हो सकता है टुमारोज बिजनेस के अंदर. दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. बट इन एनी थीसिस और इन एनी बिजनेस इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है एक बारी उनको देखते हैं. तो फर्स्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ रिस्क फॉर लॉरस लैब्स इज द सेगमेंटेशन डिपेंडेंस. तो आज ARV API इज समवेयर बिटवीन 20% ऑफ द सेल्स, राइट? एंड मोर ओवर व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है वो भी इज बेस्ड ऑन ARV APIs. तो 50 to 60% ऑफ द सेल्स आर जस्ट कमिंग फ्रॉम वन सेगमेंट, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मोर ओवर सेकेंड चीज आपको रिस्क में क्या रिमेंबर करनी है कि दिस इज अ टेंडर ड्रिवन बिजनेस, दिस इज नॉट एन एन्युटी बिजनेस. तो यहाँ पे टेंडर काफ़ी ज़्यादा है एंड टेंडर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हाट हैपेंस इज कि बिजनेस कैन बी लंपी इन नेचर क्योंकि टेंडर ड्रिवन बिजनेस है. थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क इज प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग. तो प्रमोटर की होल्डिंग भी प्लेज्ड है. प्लेज वाली कंपनीज में यूजली हम थोड़ा सा बच के रहते हैं बिकॉज मेनी प्रमोटर्स हैव लॉस्ट देयर कंपनी ड्यू टू प्लेज, जैसे जी में हुआ था अभी रिसेंटली. तो प्लेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बट व्हाट मिस्टर सत्यनारायण सेज कि यहाँ पे प्लेज क्यों है, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज आवर ओन होल्डिंग इन द कंपनी. तो द प्रोमोटर लुक्स अ बिट टू अग्रेसिव इन आवर व्यू ऑफ थिंग्स क्योंकि प्लेज करके अगर आप होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इट इज लाइक अ लिटिल ट्रिकी इफ द स्टॉक फॉल्स और इफ समथिंग हैपेंस. फोर्थ सोर्स ऑफ रिस्क इज रेगुलेटरी रिस्क कि अगर आज US FDA से कोई भी इनको ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो देयर बिजनेस वुड सडनली स्टॉप. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिस्क है कोई भी क्रैम्स प्लेयर में या फिर जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से मेडिसिन की रेगुलेटरी रिस्क इज ऑलवेज देयर, राइट? And one more source of risk that is there in the CRAMS business is intellectual property risk. Since they are also manufacturing formulations and IP risk तो यहाँ पे definitely आ सकता है क्योंकि already formulations अपनी भी दवाइयाँ manufacture कर रहे हैं and दूसरे लोगों की अभी patented molecules manufacturing कर रहे हैं. तो hope so it doesn't happen, but IP risk can be there in the business too. So these are the thesis pointers and these are the risk pointers which are there in Laurus Labs today. Let's look at the financials of the company once.
सो इफ वी जस्ट लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, तो इनका रोकी हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू देयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माने इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम इंडिया में 10-12% मान के चलते हैं, तो इनका आरओसी भी कुछ 10-12% के आसपास ही था काफ़ी टाइम से, नॉट मोर देन 14%, राइट। बट वॉट हैपेंड वॉज, क्यों ये कम था, इसको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक कैपेसिटी वॉज अनयूटिलाइज्ड, माने 800 करोड़ का एसेट वॉज अनयूटिलाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट। तो जैसे ही उसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुई, हमारा मेंटल मॉडल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेड आउट एंड योर रोकी इन Q1 ऑफ FY21 हैज जंप टू 32%। If anyone wants to ask you कि PE री रेटिंग की होती है, उसका एक ही रीजन है, ROC एक्सपेंशन अलॉन्ग विद अर्निंग्स ग्रोथ। अगर सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ हो और ROC एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो PE री रेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। तो ROC इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रोथ इज ऑल्सो द आइडियोलॉजी ऑफ अ कैंसर सेल। अगर आप ROC एक्सपैंड नहीं हो रहा एंड ROC कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा नहीं है, कभी भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे। इफ़ यू जस्ट लुक एट द स्टॉक चार्ट ऑफ हाइकिल फॉर लास्ट 10 to 12 ईयर्स, तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ तो थोड़ी बहुत हुई है, बट ROC हैज ऑलवेज रिमेन्ड क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज वाई देर इज अ सेइंग दैट ग्रोथ इज ऑल्सो द आइडियोलॉजी ऑफ अ कैंसर सेल। So you have to be very careful in assessing the ROC and whether this ROC expansion can be permanent or not, because we think that this is a very good sign that company is on a very strong footing. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या अगर हम EBITDA मार्जिन देखते हैं, तो EBITDA मार्जिन भी कुछ 29% के आसपास जा चुके हैं। Why have they jumped to 29%? Again, अगर हम लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो EBITDA margins have been improving. One of the biggest reasons has been, एक तो ARV API में सेल्स मीन रिवर्ट हो रही है, एंड सेकेंड इज कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया क्योंकि फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी इनकी सेल ग्रोथ आ रही है। जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी थी, जो दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली यूटिलाइज इन FY20, तो यहाँ पे भी डी बॉटल नेकिंग कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द क्रूशल फाइनेंशियल्स। तो लेट्स लुक एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 2016 में CFO वॉज समवेयर एट 181 करोड़, बट इन 2020 इट इज एट 347 करोड़। तो CFO हैज नियरली डबल्ड। Whereas if you look at CFO upon PAT, so the company has been able to convert its cash flow from profit after tax into cash flow from operations. तो यहाँ पे इनका अगर हम CFO upon PAT देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई दिखता है, 130%, 170%, 200%, 300%, 136%. Most of the major reasons for such high levels is क्योंकि profit after tax was depressed, क्योंकि आपकी एक facility थी जो आपकी बैलेंस शीट में जो अनयूटिलाइज्ड है, तो depreciation would obviously be higher. जब हम CFO कैलकुलेट करते हैं तो हम depreciation को add back कर लेते हैं। So these are the key financials of the company, and going forward what you have to realize is कि thesis pointers and risk pointers हमने डिस्कस कर लिए, पर pledge को आपने ज़रूर देखना है कि pledge का क्या होता है फ्यूचर में। इन्वेस्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक Q&A सेशन करेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू आंसर देम। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने लॉरस लैब्स का पूरा एक जो स्टॉक विजुअलाइजेशन है, जितने भी हमने इन्फोग्राफिक्स यूज करें, हमने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रखे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।